एग्जाम्पल्स ऑफ हार्मोन्स इन ह्यूमन बॉडी। हाइपोथैलेमस जो होता है ना बेसिकली बेस ऑफ द ब्रेन पे प्रेजेंट होता है एडजेसेंट टू पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, दोनों डिफरेंट तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है? सबसे पहले हमारे पास TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है थायराइड पे एक्ट करता है और थायराइड हार्मोन्स रिलीज करता है हमारे पास, जैसे T3 है और T4। ACTH जो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड पर एक्ट करता है। एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है? बेसिकली हमारे जो रीनल ग्लैंड होता है, रीनल मीन्स किडनी, किडनी के ऊपर जो होता है ना एड्रीनल ग्लैंड अटैच होता है। एड्रीनल का मतलब ये होता है कि एडजेसेंट टू द रीनल ग्लैंड, वहाँ पे जाके ACTH एक्ट करता है और कॉर्टिकल हार्मोन्स रिलीज करता है। इसके अलावा हमारे पास हैं ग्रोथ हार्मोन जो कि टिश्यू ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट एक्ट ऑन टेस्टिस और एंड देन रिलीज टेस्टोस्टेरोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट एक्ट ऑन टेस्टिस एंड ओवरीज और एस्ट्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं और प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा प्रोलैक्टिन है दैट इज इन्वॉल्व इन द ब्रेस्ट ग्लैंडुलर टिश्यूज। एंड इसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं उसमें एक तो है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और लैक्टेशन में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा है हमारे पास ADH हार्मोन। ADH हार्मोन जो होता है ना किडनी वाटर की रीअब्सॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है। 3 मेथड्स ऑफ हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ओवर द एंडोक्राइन। हमारे पास 3 तरह के मेथड्स हैं जिससे हम जो है ना हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। एंडोक्राइन हार्मोन को जो है ना उसमें जो है हमारे पास पहला मेथड ये सिक्रेशन ऑफ रेगुलेटरी हार्मोन टू कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एक तो हम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो डिफरेंट एंडोक्राइन ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। सेकेंड है हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो प्रोडक्शन ऑफ ADH हार्मोन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन है। रिलीज ऑफ ADH और ऑक्सीटोसिन जो है ना वो फर्दर कंट्रोल करता है अपने जहाँ पे भी उनका एक्शन होता है वहाँ पे जाके अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे कंट्रोल प्रोवाइड करता है। थर्ड जो है हमारे पास, अब एक तो आपने इंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर ऑफ कोर्स पढ़ा है। थर्ड जो है ना वो हमारे पास सिंपैथेटिक आउटपुट है। सिंपैथेटिक में जो होता है ना एड्रीनल मेडुला पे जाके ये एक्ट करता है, ठीक है। एड्रीनल मेडुला क्या होता है? जो एड्रीनल ग्लैंड है ना उस एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। जो आउटर पार्ट होता है ना, जैसे यहाँ पे आप फिगर में देखें, ये हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड, इसके जो आउटर पार्ट है इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम मेडुला कहते हैं। अब जो सिंपैथेटिक आउटपुट है ना वो इस एड्रिनल मेडुला से में जो है ना हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं। हार्मोन्स कौन कौन से यहाँ से रिलीज होंगे? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं ना ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, सिंपैथेटिक एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सिंपैथेटिक एक्शन क्या होता है? ड्यूरिंग फाइट फ्लाइट, ठीक है, ऐसी कंडीशन में जितना हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है और ऐसी कंडीशन में हमारे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं। अब यहाँ भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाकी एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते थे वो प्योर हार्मोन्स ही हैं, लेकिन ये जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है ना ये दोनों हार्मोन्स भी हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं, ठीक है। ये 2 तरह से एक्ट करते हैं, ये हार्मोन्स भी हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं। और इंटरेस्टिंगली इनके 2 नाम है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के एक और भी नाम है। एपिनेफ्रिन को एड्रीनालीन भी कहते हैं और नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रीनालीन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये दोनों नाम इसके याद रखने हैं। थायराइड ग्लैंड को देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है, कंट्रोल किस तरह से किया जाता है? कंट्रोल जो है सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो होता है वो सिग्नल देता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आपने हार्मोन रिलीज करना है। हार्मोन कौन सा रिलीज होगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा और T3 और T4 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। थायरॉक्सिन विच इज T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन विच इज T3, ठीक है। ये जब हार्मोन्स रिलीज होंगे तो ये अपना अपना नॉर्मल एक्शन परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस को मैसेज देंगे कि मजीद हार्मोन की प्रोडक्शन ना हो, मजीद स्टिमुलेशन ना हो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की कि वो TSH प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो इस तरह से ये कंट्रोल मैकेनिज्म होता है।
The parathyroid glands, 4 glands in the posterior part of the thyroid. Posterior part of thyroid में 4 glands होते हैं, secrete parathyroid hormone, और वो parathyroid hormone को release करते हैं. Work with the calcitonin to regulate calcium metabolism. बॉडी में जो कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म होती है उसमें parathyroid hormone इन्वॉल्व होता है along with the calcitonin. ठीक है, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं. एड्रीनल ग्लैंड में हमारे पास जो है ना 2 स्मॉल ग्लैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द किडनी. किडनी के ऊपर जो होते हैं ना 2 स्मॉल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको एड्रीनल ग्लैंड्स कहा जाता है. ईच ग्लैंड हैज 2 पार्ट. दोनों के जो होते हैं ना 2 पार्ट होते हैं, एक कॉर्टेक्स है और एक मेडुला है. जो इनर पार्ट है वो मेडुला है, जो आउटर पार्ट है वो है कॉर्टेक्स. जो इनर पार्ट मेडुला है ना, ये मेडुला क्या करता है, एड्रीनल मेडुला जो है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज करता है. ठीक है, और ये मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया, ये हार्मोन्स भी हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं. एपिनेफ्रिन को एड्रीनलिन भी कहा जाता है और नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रीनलिन भी कहा जाता है. कॉर्टेक्स से हमारे पास कौन सा रिलीज होंगे, एड्रीनल कॉर्टेक्स से हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है, कॉर्टिसोल विच इज हाइड्रोकॉर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन. ठीक है, ये वाले हार्मोन्स रिलीज होंगे कॉर्टेक्स से. इसका कंट्रोल कैसे होता है कि हाइपोथैलेमस स्टिमुलस प्रोवाइड करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि हार्मोन की रिलीज करवाई जाए. तो फिर उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करेगा जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट करेगा, और एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करेगा. कॉर्टिसोल में हमारे पास जितने यहाँ पे मैंने आप लोगों को एंजाइम बताए, कॉर्टिसोल जब प्रोड्यूस होगा, अगर एडिशनल प्रोडक्शन हो जाएगी, एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाएगी, तो फिर ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को फीडबैक देगा कि मजीद प्रोडक्शन ना की जाए. अच्छा, डायबिटीज जो होते हैं ना वो हमारे पास एक मेटाबॉलिक डिजीज है. मेटाबॉलिक डिजीज का मतलब ये है कि ये इंसुलिन पे डिपेंड करती है, और हमारी बॉडी में डायबिटीज होती क्या, मतलब कंडीशन किस चीज को हम डायबिटीज कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन को. ठीक है, क्रॉनिक हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन मतलब बहुत अरसे तक अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई रहे तो उस कंडीशन को कहते हैं डायबिटिक मेलाइटस. अब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्यों हाई रहता है, उसके 2 रीजंस हैं. या तो हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, क्योंकि इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज है ना उसकी टेकअप करवाते हैं टिश्यूज के अंदर. अगर ब्लड का ग्लूकोज टिश्यूज में नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये है कि इंसुलिन बॉडी में प्रेजेंट ही नहीं है. ठीक है, या फिर अगर बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट है तो वो अपना एक्शन सही से परफॉर्म नहीं करी और बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है. ठीक है, इन दोनों प्रिंसिपल्स की बेसिस पे डायबिटीज की 2 टाइप्स हैं. जो टाइप 1 है, इट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस. इसमें क्या होता है कि इट इज कॉज्ड बाय द ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल. पेनक्रियाज के हमारे पास 2 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल. अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं, बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं. अब इंसुलिन या तो हमारे पास जो पेनक्रियाज है ना उसके जो बीटा सेल्स है उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई है. टाइप 1 में ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होती है, मतलब अपनी ही बॉडी के जो एंटीबॉडीज होते हैं ना, एंटीबॉडीज का काम ये होता है कि वो एंटीजेंस को किल करते हैं. लेकिन हमारे जो बॉडी के एंटीबॉडीज हैं अगर वो अपने ही बॉडी के सेल्स को किल करने स्टार्ट कर दें तो ऐसी डिजीजेस को ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है. अब जो टाइप 1 है ना वो ऑटो इम्यून, इसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून हो जाता है कि अपने ही एंटीबॉडीज अपने ही सेल्स को, बीटा सेल्स को जो होता है ना उनकी डिस्ट्रक्शन करवाना स्टार्ट कर देते हैं. जब बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे तो फिर हमारे पास इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी. इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी तो फिर हमारे पास जो है ना ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई रहेगा, विच इज हाइपरग्लाइसीमिया. टाइप 2 में क्या होता है कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस होता है. इसमें क्या होता है, कॉज बाय द बॉडी रेजिस्टिंग द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन एंड इट्स रिसेप्टर. इसमें इंसुलिन तो बॉडी में प्रोड्यूस हो रही होती है लेकिन इंसुलिन का जो एक्शन है ना वो सही तरह से परफॉर्म नहीं हो रहा होता, क्योंकि जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, इंसुलिन को टेकअप नहीं करते, इंसुलिन को पहचानने से इनकार कर देते हैं, या फिर उसके सेल्स डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, सही तरह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस इंसुलिन की पैदा हो जाएगी, जिससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल अगेन हाई हो जाएगा. टाइप 1 में मोस्टली इंसुलिन की जो है ना डायरेक्ट इंजेक्शन लगाई जाती है, और टाइप 2 में स्टार्ट में जो है ना टैबलेट्स दी जाती है इंसुलिन की प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए. उसके बाद जो है ना अगर बहुत हाई कंडीशन हो जाए, वर्स्ट कंडीशन हो जाए डायबिटीज़ की, फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं. लेकिन टाइप 1 में हर कंडीशन में आपने हर सूरत में इंजेक्शन ही लगाए जाते हैं, और इंजेक्शन जो होते हैं वो सबक्यूटेनियसली लगाए जाते हैं. सिम्टम्स क्या है डायबिटीज़ के,
पोलीयूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है पेशेंट के अंदर, पोलीडिप्सिया, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और पोलीफेजिया, भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो ये 3 पीस हैं। ठीक है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीफेजिया, ये तीनों बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के। इसके अलावा भी डायबिटीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं, वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो सकते हैं। रेटिनोपैथी हो सकती है, कार्डियक डिजीजेज हो सकती हैं, डिफरेंट तरह के इसके इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन इसके सिम्टम्स होते हैं ना, वो यही होते हैं, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीफेजिया। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, नॉर्मल कंडीशंस में होम्योस्टेसिस में ग्लूकोज का लेवल किस तरह से मेंटेन होता है। जनरल ग्लूकोज का लेवल कितना होता है, 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। होता क्या है कि जो हमारे अल्फा सेल्स हैं, दे रिलीज ग्लूकागॉन, और बीटा सेल्स क्या करते हैं, इंसुलिन को रिलीज करते हैं। जब बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करेंगे तो इंसुलिन जो है, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो कि सिर्फ एक टिश्यू पे एक्ट नहीं करता, वो मल्टीपल टिश्यूज पे अपना एक्शन परफॉर्म करता है। इंक्रीज रेट ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द टारगेट सेल, तो इसका इंसुलिन का पहला फंक्शन ये है कि वो जो है ना ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करवा देगा टारगेट सेल के अंदर। ठीक है, मतलब ब्लड में से उसकी अपटेक करवा के उसको टिश्यूज में भेज देगा। इसके अलावा इंक्रीज रेट ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन एंड एटीपी जनरेशन, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगी, एटीपी प्रोड्यूस होगा, एनर्जी मॉलिक्यूल्स, इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जो है ना उसी कन्वर्जन करवा देता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन जो होती है ना वो स्टोर्ड फॉर्म में लिवर और स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होती है। इंक्रीज अमाइनो एसिड एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन करवाता है और प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस करवाता है एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, तो ये सारे बीटा सेल्स से जब इंसुलिन रिलीज होगा तो ये इंसुलिन के फंक्शंस हैं। अब ये सारे फंक्शंस होंगे तो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है ना डिक्लाइन कर जाएगी। जब ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डिक्लाइन कर जाती है तो फिर क्या होगा कि अल्फा सेल्स जो होते हैं ना वो ग्लूकागॉन रिलीज करेंगे। जब अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन रिलीज करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल कम हो गया है तो फिर नॉर्मल मैकेनिज्म में क्या होता है कि अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करेंगे, और ग्लूकागॉन क्या करता है, जो यहाँ पे ग्लाइकोजन में ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया था ना स्टोर्ड फॉर्म में, उस ग्लाइकोजन को ब्रेक करेंगे ग्लूकागॉन और ग्लूकोज को रिलीज करवाएंगे। इसके अलावा ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स की ब्रेकडाउन करवाता है, सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इंक्रीज सिंथेसिस, ग्लूकोज की सिंथेसिस को इंक्रीज करवा देता है, और जो है ना इसकी जो है ना रिलीज भी इंक्रीज करवा देता है फ्रॉम द लिवर। ठीक है, तो अल्फा सेल्स का मेन काम ये है कि वो ग्लूकोज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा रहा है। तो सपोज अगर अल्फा सेल्स ने ग्लूकागॉन के थ्रू जो है ग्लूकोज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करवाया तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइज, ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो अगेन बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करेंगे और ये वाले सारे मैकेनिज्म होंगे। तो इस तरह से जो नॉर्मल होम्योस्टेसिस होते हैं ना वो डिस्टर्ब नहीं होता। क्यों डिस्टर्ब नहीं होता, कि अगर ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो हमारे पास जो है ना बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करेंगे, और ग्लूकोज कम हो जाएगा तो अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन रिलीज करेंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन। हमारे पास कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं बॉडी में। सबसे पहले है हमारे पास थायराइड हार्मोन है। थायराइड ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। थायराइड ग्लैंड में हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं ना वो प्रोड्यूस करते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन विच इज T3 और थायरॉक्सिन विच इज T4। इसके अलावा हम पर पैराफॉलिकुलर सेल्स भी होते हैं थायराइड ग्लैंड में विच प्रोड्यूस एंड सिक्रीट थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, पैराफॉलिकुलर जो होते हैं वो थायरोकैल्सिटोनिन को रिलीज करेंगे जिसको कैल्सिटोनिन भी कहा जाता है। और कैल्सिटोनिन जो होता है ना दे हेल्प इन कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी। बॉडी की मेटाबॉलिज्म में कैल्सिटोनिन इन्वॉल्व होता है। फर्दर दीज हार्मोन्स रेगुलेट वेट, डिटरमिन्स एनर्जी लेवल, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, स्किन और हेयर। ठीक है, तो ये सारी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था थायराइड हार्मोन भी मल्टीपल टिश्यूज पे एक्ट करता है। तो मल्टीपल टिश्यूज पे किस तरह एक्ट करेगा कि एक तो थायराइड ग्लैंड में एक्ट कर रहा होता है, इसके अलावा ये जो है ना वेट मेंटेनेंस में इन्वॉल्व है, एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर में, स्किन हेयर वगैरह में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, इसके बाद है कंपैरिजन ऑफ थायराइड हार्मोन।
थायराइड हार्मोन का कंपैरिजन अगर किया जाए तो हमारे पास जो T3 और T4 है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जो T3 है इट इज़ 4 टाइम मोर पोटेंट देन द T4, मतलब ये जो अपनी एफिकेसी अपना एक्शन परफॉर्म करता है ना, तो ये T3 जो होता है ना ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा पोटेंट होता है एज कम्पेयर टू T4। रेट ऑफ सिक्रीशन T3 बहुत कम सिक्रीट होता है, T4 10 टाइम्स ज़्यादा सिक्रीट होता है एज कम्पेयर टू T3। ऑनसेट ऑफ एक्शन T3 जो होता है ना इसका ऑनसेट बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब जब ये रिलीज होगा ना तो 2 to 3 आवर्स में ही ये अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। जबकि T4 में क्या होता है कि जब इसका रिलीज होता है बॉडी में तो 2 से 3 दिन इसको लग जाते हैं अपने एक्शन को स्टार्ट करने में, ऑनसेट करने में। हाफ लाइफ T3 की 3 डेज है। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन रिमेन्स इन द ब्लड। ठीक है, तो T3 की हाफ लाइफ है 3 डेज। 3 डेज में ये जो ना हाफ इसका परसेंटेज एलिमिनेट हो जाती है। T4 की हाफ लाइफ है 7 डेज। ठीक है, और स्टोरेज ये है कि T3 लेस स्टोर होता है, T4 ज़्यादा स्टोर होता है, और प्रोटीन्स के साथ इसकी एफिनिटी ज़्यादा है। तो जब प्रोटीन्स के साथ एफिनिटी ज़्यादा है तो उनके साथ ये बाइंड करके बॉडी के अंदर स्टोर ज़्यादा होगा। इनएक्टिवेशन T3 जो होता है ना रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाता है, जबकि T4 जो है ना वो स्लोली स्लोली इनएक्टिवेट होता है। इंसुलिन वेयर इट कम्स फ्रॉम, इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय द पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास से इंसुलिन प्रोड्यूस होगी। पेनक्रियास के बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करती हैं। वेयर इट एक्ट्स ऑन लिवर, मसल्स और फैट टिश्यू पे ही अपना एक्शन परफॉर्म करता है। व्हाट इट डज, इंसुलिन कॉजेज सेल्स टू टेक अप ग्लूकोज। इंसुलिन क्या करता है, सेल्स को कॉज करता है कि वो ग्लूकोज की इनटेक को बढ़ा दें, मतलब ब्लड में से ग्लूकोज को जो है ना टिश्यूज के अंदर जो है ना इसकी ट्रांसफर करवा देता है। वहाँ टिश्यूज जो है ना वो ग्लूकोज को टेकअप करते हैं फ्रॉम द ब्लड। स्टोरिंग इट इन द लिवर, इसके अलावा ग्लूकोज को स्टोर करता है लिवर में, मसल्स में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और स्टॉपिंग यूज ऑफ फैट एज एन एनर्जी सोर्स, और स्टॉप करते हैं फैट को एज एनर्जी सोर्स यूज करने के लिए। Problems with insulin production or use in the body can lead to diabetes. इंसुलिन की प्रोडक्शन में अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर डायबिटिक मिलाइटिस हो सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन सेरोटोनिन। इट इज अ मूड बूस्टिंग इफेक्ट हार्मोन और ऑल्सो नोन एज नेचर फील गुड केमिकल। अच्छा, हमारा कभी मूड अच्छा हो जाता है, कभी मूड बुरा हो जाता है, तो जो हमारा मूड को कंट्रोल करते हैं ना हार्मोन वो होता है सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन मूड बूस्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इट इज एसोसिएट विद लर्निंग, हमारी लर्निंग में इन्वॉल्व होता है, मेमोरी में इन्वॉल्व होता है, स्लीप, डाइजेशन, मूड को स्टेबलाइज करता है, मसल्स फंक्शंस परफॉर्म करता है। ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ सेरोटोनिन इन द बॉडी, सेरोटोनिन का अगर इम्बैलेंस हो जाए बॉडी में, ब्रेन डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ऑफ द हार्मोन टू रेगुलेट मूड और स्ट्रेस लेवल। अगर इसका इम्बैलेंस हो गया तो फिर ब्रेन जो होता है ना वो इनफ सेरोटोनिन प्रोड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से जो है ना हमारा जो मूड है ना वो अच्छा नहीं होता, रेगुलेट नहीं हो सकता, स्ट्रेस लेवल भी मेंटेन नहीं होता। अगर लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन है तो इससे क्या होगा कि डिप्रेशन हो सकता है, मिग्रेन हो सकता है, वेट गेन, इंसोम्निया मीन्स लॉस ऑफ स्लीप, क्रेविंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आपका दिल चाहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की इंटेक करें। एक्सेस लेवल ऑफ सेरोटोनिन से क्या होगा, इन द बॉडी कॉज नर्वसनेस, बॉडी में नर्वसनेस हो जाएगी, कन्फ्यूजन और सीडेशन वगैरह, मतलब आपको बस नींद आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह सेरोटोनिन जो रहता है ना मूड के अलावा भी हमारे डाइजेशन और हमारे स्लीप और जो साइकिल है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, मेमोरी, लर्निंग वगैरह में। कॉर्टिसोल है इसके बाद हमारे पास, वेयर इट कम्स फ्रॉम, आउटर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड होता है। ठीक है, कॉर्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड के आपको मैंने जैसे बताया 2 पार्ट हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। जो आउटर पार्ट है वो है कॉर्टेक्स। इट एक्ट्स ऑन मल्टीपल टिश्यूज, वेयर व्हाट इट डज, मेंटल स्टिमुलेशन में इन्वॉल्व होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन और फैट्स के ब्रेक डाउन करवाता है ग्लूकोज में, और एंटी इन्फ्लामेशन होता है, मतलब कहीं पे अगर इन्फ्लामेशन हो रही है तो उसके इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में कॉर्टिसोल अगर दिया जाए तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे एक्ट करेगा। इट इज़ यूजुअली रेफर टू एज द स्ट्रेस हार्मोन एज इट इज़ इन्वॉल्व इन द रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड एनजाइटी। ये हार्मोन जो होता है ना वो स्ट्रेस और एनजाइटी के दौरान ये प्रोड्यूस होता है, तो इस वजह से इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। इसकी स्ट्रेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किडनी के ऊपर हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड मौजूद है। ठीक है, जो नॉर्मल किडनी होती है ना, किडनी की लेफ्ट किडनी पे भी एड्रिनल ग्लैंड होता है और राइट किडनी पे भी एड्रिनल ग्लैंड होता है, और इस एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स डिफरेंट तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। कॉर्टेक्स जो होता है ना वो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है।
इसके बाद हमारे पास एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। एड्रीनलिन जो होता है मेडुला से रिलीज होगा, ठीक है, इनर पार्ट ऑफ द एड्रीनल कॉट, उसका एड्रीनल ग्लैंड है, वेयर इट एक्ट्स ऑन द हार्ट, ब्लड वेसल्स, आइज। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, उसका मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, वो एड्रीनलिन है, विच इज कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन। एड्रीनलिन जो होता है वो हार्ट पे, ब्लड वेसल्स और आइज में एक्ट करता है। इट स्टिमुलेट हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और डायलेट प्यूपिल। हार्ट रेट को इंक्रीज करवा देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी एकदम से जो है ना फाइट वाली कंडीशन आ गई है, आपने किसी से मतलब कोई ऐसा आपकी सिचुएशन आ गया, आप किसी से लड़ना शुरू हो गए हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि एड्रीनलिन प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर। ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है, क्यों? क्योंकि एड्रीनलिन प्रोड्यूस करता है। एड्रीनलिन क्या करते हैं? हमारे प्यूपिल को डायलेट कर देता है। प्यूपिल का क्या होता है? हमारे आई के अंदर जो ब्लैक पार्ट होता है ना, उसको हम प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल क्या होता है कि एड्रीनलिन अगर रिलीज होगा ना, तो वो इंक्रीज कर जाता है प्यूपिल, ठीक है। उसकी जो इंक्रीज है ना, उसका डायमीटर इंक्रीज करता है, उसको हम डायलेशन कहते हैं। अगर प्यूपिल का साइज कम हो जाए तो उसको कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। तो एड्रीनलिन क्या करता है? वो डायलेट करवा देता है प्यूपिल को, कॉजेज एड्रीनलिन रश। एड्रीनलिन रश क्या होता है कि एकदम से जब एड्रीनलिन रिलीज होता है और पेशेंट डिफेंसिव मैकेनिज्म में चला जाता है, तो डिफेंसिव मैकेनिज्म में एड्रीनलिन रश स्टार्ट हो जाता है। एकदम से एड्रीनलिन रिलीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। अब फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। एड्रेनलिन को जो है ना फाइट और फ्लाइट हार्मोन इसलिए कहा जाता है, जब आप किसी से कहीं भाग रहे हो या फिर किसी से आपने लड़ना हो, तो ये वाला हार्मोन रिलीज होता है। इट इज रिलीज इन हाई स्ट्रेस कंडीशन और इन एक्साइटमेंट और फियर। अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, किसी चीज़ की एक्साइटमेंट है, या एकदम से आप डर जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं, तो इन सारी कंडीशन में जो है ना एड्रीनलिन रिलीज हो गया है। क्योंकि आपने कभी नोट किया, एकदम से अगर आप डर गए हो तो आपकी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है, ठीक है, हार्ट रेट फास्ट हो जाता है। लाउड नॉइज, हाई टेम्परेचर एक्सेट्रा में ऑल्सो ट्रिगर्स टू इट्स रिलीज, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है और नॉइज बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी एड्रीनलिन रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन है इसके बाद। इट इज ऑल्सो नोन एज सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। इट इज बेसिकली अ प्रोटीन हार्मोन हैविंग 190 अमाइनो एसिड। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन जो है ना, वो एक प्रोटीन हार्मोन है। प्रोटीन हार्मोन्स क्या होते हैं? जो कि अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। ये 190 अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। इट इज सिक्रेटेड बाय द सेल्स कॉल्ड सोमेटोट्रॉप्स। सोमेटोट्रॉप्स जो होते हैं ना, वो इनको रिलीज करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होगा और ये ग्रोथ में इसकी इन्वॉल्वमेंट है, ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, सेल की रिप्रोडक्शन करवाता है, सेल की रीजनरेशन करवाता है, बूस्टिंग मैकेनिज्म, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज रिलीज बाय द ओवरी। इट इज इन्वॉल्व इन द ब्रेस्ट टिश्यू, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होता है इन द फीमेल, स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और एस्ट्रोजन लेवल्स में भी रिलीज सम हाउ टू मिग्रेन हेडेक्स इन वुमेन, ठीक है। इसके अलावा ये मिग्रेन और हेडेक में भी जो है ना रिलीज होता है इन वुमेन। It is also present in the female, and eggs release this hormone in the ovary, and uterus is the place where it acts, or what it does, it controls the menstruation in women and plays a role in the pregnancy, one of the component of the birth control pill, ठीक है। प्रोलैक्टिन क्या होते हैं कि दिस हार्मोन इज रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड आफ्टर अ चाइल्ड बर्थ फॉर लैक्टेशन। प्रोलैक्टिन जो होता है ना, वो लैक्टेशन में इन्वॉल्व होता है, मिल्क की प्रोडक्शन में इन द प्रेग्नेंट वुमेन। आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो है ना, ये प्रोड्यूस होता है, रिलीज होता है, विच इनेबल्स फीमेल टू ब्रेस्ट फीड। लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन राइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फर्टिलिटी बाय इनहिबिटिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फर्टिलिटी में भी इन्वॉल्व होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करते हैं, और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को भी इनहिबिट करता है। Testosterone is basically male sex hormone. It comes from testicles, and it acts on the body hair cells, muscles, and reproductive structures. में what it does is it stimulates development of male sexual characteristics. टेस्टोस्टेरोन इज अ स्टीरॉयड, ये स्टीरॉयडल हार्मोन होता है। इट हैज़ बीन
administered to athletes in order to improve performance. एथलीट्स भी इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एडिशनली इनटेक करते हैं ताकि मसल्स को जो है ना वो ज़्यादा बूस्टअप कर सकें. दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ फॉर्म ऑफ डोपिंग इन मोस्ट स्पोर्ट्स एंड इज़ वेरी डेंजरस प्रैक्टिस. मोस्टली स्पोर्ट्स में जो है ना स्पोर्ट पर्सन टेस्टोस्टेरोन की एडिशनल इनटेक करते हैं ताकि अपना मसल्स बिल्ड अप कर सकें. Females also produce small amount of testosterone in their ovaries that affect muscle development and other body functions. Females में भी small amount में ये हार्मोन रिलीज होता है. ठीक है, तो ये था हमारा हार्मोन्स के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव सा लेक्चर था. तो आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ना. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना, और अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो.